नमस्ते बच्चों, आज हम आपका छठा जो चैप्टर है केंद्र सरकार उसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। पहले पार्ट में हमने लोकसभा के गठन के बारे में पढ़ा, अब हम राज्यसभा का गठन है उसके बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद का निर्माण होता है, व्यवस्थापिका का निर्माण होता है। सबसे पहले हमने देखा था व्यवस्थापिका का अध्ययन करना है, तो व्यवस्थापिका के अध्ययन में हमने लोकसभा का अध्ययन कर लिया था। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय सदन है। इसको क्या कहा जाता है? भारतीय सदन का, भारतीय संसद का द्वितीय सदन। द्वितीय सदन इसको कहा जाता है। द्वितीय सदन है, साथ के साथ में इसे जो है या इसको क्या कहते हैं? उच्च सदन, स्थायी सदन। लोकसभा क्या है? प्राथमिक सदन है, प्रथम सदन है और लोकप्रिय सदन है, उसे जो है भंग भी किया जा सकता है। राज्यसभा क्या है? द्वितीय सदन इसको बोला जाता है, उच्च सदन भी इसको कहा जाता है और स्थायी सदन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुन करके आ जाते हैं। सबसे पहले रहते हैं सदन में सदस्यों की संख्या। सबसे पहले देखेंगे सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो मूल संविधान में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। 250 इसकी सदस्य संख्या होगी। 12 सदस्य जो होंगे, राष्ट्रपति कितने मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्य। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और बाकी के सदस्य जो है वो चुन करके आते हैं। विभिन्न राज्यों से 233 सदस्य जो है वो चुन करके आते हैं और बाकी के सदस्य जो है वो आ जाएंगे आपके मनोनीत होकर के और केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान में अगर संख्या की बात की जाएगी, वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है, जिनमें विभिन्न राज्यों से आ जाएंगे 233 और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर दिए जाएंगे। राष्ट्रपति जो है कला, साहित्य, खेल, ज्ञान और विज्ञान के जो सदस्य होंगे, ज्ञान विज्ञान से संबंधित जो सदस्य होंगे उनका निर्वाचन, उनका जो है मनोनयन का कार्य जो करेगा वो करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कला से संबंधित, खेल से संबंधित, साहित्य से संबंधित उत्कृष्ट योगदान देने वाले जो व्यक्ति हैं उनको जो है मनोनीत करता है। बाकी के 233 सदस्य जो है विभिन्न राज्यों से चुन करके आते हैं। विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं जो होती हैं वो उनका चुनाव करके भेजती है। तथा इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमण पद्धति, इनका चुनाव किया जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है के द्वारा जो इनका निर्वाचन किया जाता है। यानी अनुपात के हिसाब से जो है एक ही चुनाव क्षेत्र से एक ही सदस्य का जो निर्वाचन किया जाता है। अब आ जाता है सदस्यों का कार्यकाल। पहले सदस्यों की संख्या, तो अधिकतम संविधान में कितनी सदस्य संख्या बताई गई है? 250 जो बताई गई है। वर्तमान में 245 सदस्य संख्याएं हैं, जिनमें 233 सदस्य जो है विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर के आते हैं और 12 सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रपति मनोनीत जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दूसरा आ जाता है सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष कार्यकाल किनका होता है? सदस्यों का।
सदस्यों का। क्यों? क्योंकि ये सदन क्या है, स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं हो सकती। तो इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना रहेगा, 6 वर्ष इनका कार्यकाल जो रहेगा। और प्रत्येक जो है 2 वर्ष के बाद में, प्रत्येक यानी प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त का मतलब है कि रिटायर हो जाते हैं और इनकी जगह इतने ही सदस्य चुन करके वापस आ जाते हैं। अब आ जाएगा सदस्यों की योग्यता, यानी सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा। ये स्थायी सदन है तो स्थायी सदन का कार्यकाल चलता ही रहेगा और कार्यकाल रहेगा सदस्यों का 6 वर्ष का। और प्रत्येक जो है 2 वर्ष के बाद में एक सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इनकी जगह नए सदस्य चुन करके आ जाएंगे। अब आते हैं सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता क्या हो, नंबर 1 पर होगा कि वह भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो। दूसरी मेन योग्यता क्या होगी, वह 30 वर्ष की आयु जो है वो पूर्ण कर चुका हो। 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। लोकसभा में हमने क्या पढ़ा था, लोकसभा के सदस्य की आयु कितनी होती थी, 25 वर्ष। और राज्यसभा के कितने सदस्यों की योग्यता में आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। नंबर 3, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा वह किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और 4 नंबर पे है पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, पागल या दिवालिया, किसी भी न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसे पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये होगी सदस्य की योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, तीसरा लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो, चौथा जाएगा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। इसके बाद आ जाएगा राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी कितने होंगे, लोकसभा के जैसे ही 2 होंगे, एक होगा सभापति व उपसभापति, सभापति व उपसभापति। भारत का जो राष्ट्रपति होगा, 2 प्रमुख पद होंगे इसमें, सभापति और उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति इस सदन का पदेन सभापति होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो क्या रहेगा, इस सदन का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति जो होगा वो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। जब तक नया जो है उपराष्ट्रपति नहीं बनता तब तक जो उपसभापति सदस्य अपने में से एक व्यक्ति का जो चुनाव करते हैं वो उस समय जो उस पद पर जो आसीन रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं आपके इसके कार्य आ जाएंगे, कार्य वही रहेंगे जो लोकसभा के हैं, पॉइंट वही रहेंगे। राज्यसभा की शक्तियां व कार्य, राज्यसभा की शक्तियां व कार्य। पहला कार्य कौन सा होगा, सबसे पहला इसका कार्य जो होगा वो होगा विधायी कार्य है, विधायी कार्य। विधायी कार्य से मतलब होगा कानून निर्माण की शक्ति, कानून निर्माण की शक्ति, कानून निर्माण की शक्ति। तो लोकसभा और राज्यसभा जो है दोनों मिलकर के क्या करती है, कानून निर्माण का कार्य करती हैं।
पहला प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में भी जो है पारित करवा सकते हैं और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा क्या कर सकती है, कोई भी जैसे विधेयक पास होता है लोकसभा से तो राज्यसभा के पास में आता है, राज्यसभा क्या कर सकती है, इसे कम से कम 3 महीने जो है अपने पास रोक के रख सकती है, कानून निर्माण संबंधी जो कार्य होगा उसको, और उसके बाद में जो कुछ एक सुझावों के साथ में फिर से लोकसभा में भेज सकती है। लोकसभा उसके सुझावों को माने या नहीं माने ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। तो कानून निर्माण की दृष्टि से बात की जाए तो लोकसभा को जो है राज्यसभा की अपेक्षा थोड़े से कम अधिकार प्राप्त हैं। फिर दूसरा आ जाता है वित्तीय शक्ति या कार्य। वित्तीय शक्ति या कार्य, वित्तीय शक्ति या कार्य में क्या होगा, धन विधेयक जो है वो सबसे पहले, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहले ये होगा ये कि लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को रोक के रख सकती हैं। धन विधेयक को क्या कर सकती है, लोकसभा से जब पारित होकर के और राज्यसभा के पास आता है तो राज्यसभा इसे 14 दिन तक अपने पास में रोके रख सकती है और कुछ एक सुझावों के बाद में इसे जो है लोकसभा को वापस जो है भेजती है। इसके बाद में आ जाता है संविधान संशोधन का कार्य। तीसरा कार्य आ जाएगा संविधान संशोधन का कार्य। संविधान संशोधन का कार्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के संविधान में जो भी संशोधन होगा दोनों के द्वारा जो है मिल करके और संविधान संशोधन संबंधित जो है कार्य किए जाएंगे। संविधान संशोधन का कार्य तो राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर के, लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर संविधान में संबंधित जो संशोधन का कार्य जो होगा संविधान में संशोधन करते हैं। संविधान में क्या करते हैं, ये संविधान में संशोधन करते हैं। तो राज्यसभा जब पहले जो संविधान में संशोधन से संबंधित जो भी विधेयक होगा वह जरूरी नहीं है कि लोकसभा में सबसे पहले जाए। सबसे पहले प्रस्तुत कहाँ किया जा सकता है, राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सिर्फ एक धन विधेयक ऐसा होगा जो सबसे पहले कहाँ प्रस्तावित किया जाएगा, लोकसभा में। लोकसभा के बाद में राज्यसभा के पास आएगा। तो किसी भी प्रकार का अगर संशोधन चाहते हैं सदस्य या संविधान में कोई भी संशोधन जरूरी है तो उससे संबंधित जो भी विधेयक होगा वो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और फिर राज्यसभा के सदस्य उसे पारित करके लोकसभा के पास भेजते हैं। और जब सहमति नहीं बनती है तो दोनों सदस्य क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर के उससे संबंधित जो भी प्रस्ताव होगा उसको जब पास करते हैं। फिर है निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति, निर्वाचन संबंधित शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति में क्या होगा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
राज्यसभा और लोकसभा के जो है सदस्य मिलकर के किसका चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्यसभा के निर्वाचित जो सदस्य होंगे ना वही भाग लेंगे, ना कि मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत सदस्य जो है इसमें भाग नहीं ले सकते। निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में और इनसे संबंधित जो भी महाभियोग की जो प्रक्रिया रहेगी उसमें ये लोग जो है भाग लेते हैं। आगे प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियों में आ जाएगी लोकसभा के जो सदस्य होंगे या मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उनसे संबंधित जो है विश्वास जो होगा, लोकसभा के सदस्य जो है अपना बहुमत जो सिद्ध करते हैं तो वो लोकसभा में करेंगे, न कि राज्यसभा में। राज्यसभा के सदस्य क्या कर सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और तारांकिक प्रश्न पूछ सकते हैं। ये तो थे आपके लोकसभा और राज्यसभा का गठन, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां। फिर आगे आ जाएगा आपके दूसरा आ जाएगा कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग जो था वो कौन सा, पहला था व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में लोकसभा और राज्यसभा का अध्ययन किया। दूसरा पद आ जाएगा कार्यपालिका, सरकार के दूसरे अंग में। कार्यपालिका में सबसे पहले हम अध्ययन किसका करेंगे, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति, भारतीय जो संविधान है उसमें क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में ये अनुबंध किया गया। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 52 में उपबंध जो है वो किया गया है, उपबंध किया गया है कि देश के लिए क्या होगा, देश में एक राष्ट्रपति होगा। देश में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। यानी कानून के हिसाब से देश का संचालन जो है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है कानून के माध्यम से संचालन किया जाएगा। और अनुच्छेद 53 के तहत, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। संविधान का अनुच्छेद 52 उसमें क्या कहा गया है कि देश के संचालन के लिए क्या होगा, एक व्यक्ति चुना जाएगा जिसको नाम क्या दिया जाएगा, राष्ट्रपति दिया जाएगा। और अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया कि कार्यपालिका की संपूर्ण जो शक्ति होगी वो किसके अंदर निहित होगी, राष्ट्रपति के निहित होगी। और राष्ट्रपति जो इसका संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उसके माध्यम से जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति जो है इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी होंगे। अब आ जाता है आगे कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका में कौन कौन होगा। संघीय कार्यपालिका, संघीय जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का निर्माण किस तरह से होगा, संघीय कार्यपालिका का निर्माण किस तरह से करेंगे, राष्ट्रपति होगा एक तो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी से मतलब ये होगा कि प्रथम नागरिक कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। महान्यायवादी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कानून का सर्व उच्च कोटि का जो है जानकार हो। तो भारतीय संघीय जो कार्यपालिका है उसका निर्माण किससे मिलकर के होगा, राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी से मिलकर के किसका निर्माण किया जाएगा, कार्यपालिका का निर्माण किया जाएगा। कार्यपालिका कानूनी रूप से प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, एक संस्था होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। वह जो है अपने कार्य, अपने जो सदस्य होंगे, अपने साथी जो होंगे, अपनी टीम जो होगी मंत्रियों की, उसके माध्यम से शासन का संचालन करेगा। यानी काम तो सारे कानूनी दृष्टि से राष्ट्रपति के होंगे, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि में उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो होगी। इसके कार्य क्षेत्र जो इसका कार्य होगा, इसके अधिकार होंगे, इनका प्रयोग जो है इनके द्वारा किया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में जितने भी विदेशी जो मामले होंगे
होंगे किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। लेकिन वहाँ जाएगा कौन? विदेश मंत्री जाएगा। जिस तरह से अपने स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिखते हैं या प्रिंसिपल लिखते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन जाती कहाँ पर है? वो छुट्टी जो है मंजूर कौन करता है? अपना क्लास टीचर करता है। तो उसी हिसाब से क्या होगा कि संबोधन किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के। लेकिन कार्य कौन करेगा? विदेश मंत्री जो वो कार्य करेगा। अब आ जाता है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। कोई भी व्यक्ति जो है वो भारत का राष्ट्रपति बनेगा तो उसकी योग्यता क्या होगी? यानी जैसे 9th क्लास से बच्चे 10th क्लास में आएंगे तो उनकी योग्यता क्या है? क्योंकि 9th क्लास क्या होनी चाहिए? पास होनी चाहिए, तभी वो जो 10th क्लास में बैठेंगे। तो उसी तरह योग्यता क्या हुई कि 9th उनकी पास है, 8th क्लास पास है, 9th क्लास उनकी पास है। तो उसी तरह से राष्ट्रपति के लिए होगा, सबसे पहली योग्यता सब में सेम है कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या होगी? वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता वही आ जाएगी कि किसी भी लाभ के पद पर जो है कार्य नहीं करा हो, या हम लिख सकते हैं कि वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी उस व्यक्ति में इतनी योग्यताएं हो कि वह लोकसभा का सदस्य जो है बनने की योग्यता रखता हो। पहली योग्यता क्या होगी कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता लोकसभा सदस्य में क्या होगी कि वह किसी लाभ के पद पर, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किसी लाभ के पद पर कार्य वह नहीं कर रहा हो। चौथा हो जाएगा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। इसके अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत जो है पदाधिकारी न हो या लाभ के पद पर वह कार्य नहीं कर रहा हो, तो वह क्या हो सकता है? भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब आ जाएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हम किस तरह से करेंगे। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाएगा उसमें आम जनता जो है वो भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति का निर्वाचन, आम जनता जो होंगी वो क्या नहीं लेगी? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगी। जैसे अपने स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, सरपंच का चुनाव जब होगा तो जैसे गांव के जो वयस्क मताधिकारी हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त है वो क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। एमपी के चुनाव में डाल सकेंगे वोट, एमएलए के चुनाव में जो है वो वोट डाल सकते हैं। तो उसी तरह से जो है आम जो जनता होगी वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगी, बल्कि क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो इसके चुनाव में भाग लेंगे। निर्वाचन किस तरह से किया जाएगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। क्या होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होगा? संसद के निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। इसके चुनाव में भाग लेते हैं। संसद से मतलब क्या होगा? लोकसभा और आ जाएगी राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो इसके चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा इसके चुनाव में भाग कौन लेगा? राज्य की विधान, राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 73वें संविधान जो है संशोधन के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे।
निर्वाचित सदस्य। तो अप्रत्यक्ष क्यों कहते हैं इस निर्वाचन पद्धति को, कि प्रत्यक्ष रूप से जनता इसके चुनाव में भाग नहीं लेती है, इसके लिए क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। यानी जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि है, लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि, राज्यसभा के चुने हुए प्रतिनिधि, विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि इसके चुनाव जो होगा उसमें भाग लेंगे। फिर आगे आ जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। निर्वाचन किसके द्वारा होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति से मतलब क्या होगा कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, एक ही वोट दे सकता है, दो नहीं। दूसरा आ जाएगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी एक ही सदस्य के द्वारा क्या किया जाएगा, गुप्त रूप से एक ही मतदान जो वो किया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव की एक जिसमें क्या होगा कि संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार किया जाएगा। विशेष मत पद्धति जिसको क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति उसको कहा जाता है। यानी विशेष एक मत पद्धति होगी जिसमें राज्यसभा और संसद के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भाग लेंगे और उस विशेष मत पद्धति को कहा जाएगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। फिर आगे आ जाता है कि चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र के द्वारा होगा और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए एक न्यूनतम कोटा भी होगा। क्या होगा, एक न्यूनतम कोटा, यानी कम से कम कितने वोट जो है वो ले। जिस तरह से अपने 10वीं पास करनी है तो न्यूनतम प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने अंक लेने होंगे, जैसे 100 नंबर का आपका पेपर है तो न्यूनतम आपको कितने अंक लेने हैं, 33 अंक आपको लेकर के पास होना है। यह आपके क्या आ जाएंगे, न्यूनतम अंक आ जाएंगे। तो उसी तरह से क्या होगा, इनका भी एक न्यूनतम कोटा होगा कि कम से कम एक जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो कम से कम उसे कितने वोट आने चाहिए। न्यूनतम कोटा जो निकालते हैं, दिए गए वैध मतों की संख्या, दिए गए वैध मतों की संख्या बटा क्या आ जाएगा, निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या। यहाँ प्लस में दे रखा है 1, यहाँ आ जाएगा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या और प्लस में क्या आ जाएगा 1। यानी जैसे 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं और यहाँ 500 है तो 500 प्लस आ जाएगा 1, और यहाँ 5 खड़े हैं तो 5 प्लस आ जाएगा 1। फिर उनको भाग दे करके और न्यूनतम कोटा जो निकाला जा सकता है। जिस तरह से 10वीं क्लास में 33% होगा पास होने के लिए, तो उसी तरह से एक जो सदस्य निर्वाचित हो रहा है उसके लिए न्यूनतम जो है कितने वोट हासिल करने होंगे तो न्यूनतम कोटा निकल जाएगा। इसके बाद आ जाती है पदच्युति की पद्धति, यानी जो ये राष्ट्रपति हैं इसको अपने पद से हटाया भी जा सकता है। पदच्युति की पद्धति, यानी इसका निर्वाचन होगा तो इसको क्या किया जा सकता है। वैसे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष हो सकता है, 5 वर्ष होता ही है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी किसी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया यानी सिद्ध कदाचार होने पर राष्ट्रपति के द्वारा कोई निर्णय गलत ले लिया जाता है तो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके और उसे पद से हटाया जा सकता है। इससे संबंधित सूचना जो होगी राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इससे संबंधित सूचना देनी होगी। 14 दिन पूर्व सूचना कि आपके प्रति जो है एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, आपके ऊपर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। इसकी सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन दे दी जाएगी, पहले 14 दिन पहले जो है दे दी जाएगी। और महाभियोग जो होगा वो कहाँ लगाया जाएगा, लोकसभा में। लोकसभा के जो 1/3 जो सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इसकी सूचना राष्ट्रपति जो होगा उसे 14 दिन पूर्व दे दिया जाएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया अगर सक्सेस हो जाती है, अगर राष्ट्रपति के ऊपर लगे हुए जो भी आरोप हैं वो अगर सिद्ध हो जाते हैं तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अन्यथा इसका कार्यकाल कितना होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष।
5 वर्ष, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। अब आ जाती हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ और राष्ट्रपति के जो कार्य होंगे वो आ जाएंगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य 2 प्रकार के हो जाएंगे। पहला कार्य कौन सा हो जाएगा? सामान्य कार्य हो जाएगा इसका, सामान्य कार्य। और दूसरे कार्य कौन से हो जाएंगे? आपातकालीन कार्य। आपातकालीन कार्य। सामान्य कार्य में क्या होगा कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देगा, मंत्रिपरिषद का निर्माण कर देगा, शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर देगा। तो इस तरह के जो कार्य होंगे सामान्य। आपातकालीन, देश किसी संकट से गुजर रहा है तो 3 प्रकार के से आपातकाल की शक्तियां प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सामान्यकालीन शक्तियों का। तो सामान्यकालीन जो इसकी शक्तियां हैं या जो सामान्य शक्तियां हैं, इनमें सबसे पहले आ जाएगी आपकी कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्ति आ जाएगी। सामान्यकालीन शक्ति में आ जाएगी कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति। कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति। कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति के तहत सबसे पहले वह कौन सा कार्य करेगा? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति। क्या करेगा? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्तियां। राष्ट्रपति बनते ही सामान्य कार्य उसका क्या होगा? जो देश के महत्वपूर्ण जो पद होंगे उनके ऊपर नियुक्तियों का जो कार्य होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किया जाएगा। जिनमें जो है भारत संघ के महत्वपूर्ण अधिकारियों में जो किस किस की नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। दूसरा क्या करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की क्या करता है? ये नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री सलाह देता है कि इस व्यक्ति को मैं अपना जो है मंत्री बनाना चाहता हूँ, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? जैसे ही प्रधानमंत्री नाम सुझा देगा, राष्ट्रपति उसे क्या कर देगा? मंत्री नियुक्त कर देगा। इसके अलावा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है वह राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ। विदेशों में राजदूत की नियुक्ति, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति यानी महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कार्य तो कौन करता है? राष्ट्रपति। पहले जो बहुमत दल का जो नेता होगा और सरकार बनाने की बात प्रस्तुत करेगा तो राष्ट्रपति क्या कर देगा? उसको प्रधानमंत्री बना देगा। और जब प्रधानमंत्री सलाह देगा कि इस व्यक्ति को मंत्री बनाना है तो राष्ट्रपति उसको मंत्री बना देगा। फिर राज्यों के जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। फिर उच्चतम जो न्यायालय का न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति भी, और विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इसके लिए सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। और उसकी जो मंत्रिपरिषद होगी सलाह जो है उसी की मानेगा। इसके बाद में आ जाते हैं शासन संचालन संबंधी शक्ति। दूसरी सामान्यकालीन शक्तियों में आ जाएगी शासन संचालन संबंधी शक्ति। शासन संचालन संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति क्या करता है? वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होगी? शासन संचालित करने की वास्तविक जो शक्तियाँ होंगी वो होंगी राष्ट्रपति के पास में। लेकिन वास्तव में इनका
प्रयोग कौन करेगा? प्रधानमंत्री और उसका जो है मंत्रिपरिषद इसका जो है प्रयोग करेगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। शासन संबंधित क्या होगा? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी संयुक्त बैठक जो है वो किसके द्वारा बुलाई जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और दूसरा कार्य क्या किया जाता है कि न्यायालय के अधिकारी, न्यायालय के जो कर्मचारी हैं, नियंत्रक, महा अभिलेखक जो अधिकारी होगा उनकी नियुक्तियां करनी है या उनसे संबंधित जो भी कार्य होंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे? इनके द्वारा जो निर्माण, कानूनों का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति का। लेकिन इसमें सहायता कौन करेगा? मंत्रिपरिषद इसकी सहायता करेगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच में विभागों का वितरण भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ये सुझाव कौन देगा? इसे प्रधानमंत्री देगा। फिर है विदेशिक क्षेत्र में शक्ति। तो विदेशिक क्षेत्र में शक्ति के बारे में अपनी बात हो चुकी है। विदेशिक शक्ति जिसमें जो है वीज़ा जो भी बनाया जाएगा वो कहाँ से बनाया जाएगा? राष्ट्रपति के कार्यालय से। और राजदूतों की नियुक्ति और बाहरी जो राजनयिक आएंगे वो किसके निर्देशन में कार्य करेंगे? राष्ट्रपति के। यानी राष्ट्रपति उन्हें जो स्थान अलॉट करवाएगा। इसके बाद आ जाती है सैनिक क्षेत्र में शक्ति। इसके बाद आ जाएगी सैनिक क्षेत्र में शक्ति। सैनिक क्षेत्र में शक्ति। सैनिक क्षेत्र में इसकी शक्ति क्या हो जाएगी? तीनों सेनाओं का सेनापति होगा। ये तीनों सेनाओं का सेनापति। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। वैसे इनके सेनापति क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अधिकारी क्या है? इनके अलग अलग होंगे। जल सेना है, स्थल सेना है और वायु सेना है। जैसे स्थल सेना जैसे अपनी होगी उसमें जो है आ जाएगा आपके कर्नल, जनरल, मेजर आ जाएंगे। इसमें जो है वायु सेना जो होगी इसमें आपके एडमिरल आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या होंगे कि इनके पदाधिकारी जो क्या होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जिसमें जिस तरह से स्कूल है अपना, स्कूल में प्रत्येक जो क्लास होगी, प्रत्येक क्लास के क्लास टीचर अलग होंगे ना, लेकिन संयुक्त रूप से क्या होगा? उसका एक ही प्रशासनिक अधिकारी होगा। कौन होगा स्कूल में? प्रिंसिपल होगा। यानी प्रिंसिपल के अंडर में रह करके कार्य करेंगे सारे जो टीचर होंगे वो। इसी तरह से क्या करता है? राष्ट्रपति जो होगा वो एज ए स्कूल का जैसे संचालन का कार्य करता है प्रिंसिपल, उसी तरह से शासन का संचालन करेगा। लेकिन जो कक्षाएं की व्यवस्था है या बच्चों को पढ़ाने के कार्य जिस तरह शिक्षक करते हैं तो उसी तरह से इनमें क्या कौन करेंगे? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है कार्य करेगा। इसके बाद में जाती है विधायी शक्ति। ये तो थी कार्यपालिका संबंधित शक्तियों में प्रशासनिक शक्तियाँ। प्रशासनिक शक्तियों में महत्वपूर्ण शक्तियाँ देखी हमने। प्रशासनिक शक्तियों के बाद में आपके आ जाएगी इसमें विधायी शक्ति आ जाएगी। दूसरी शक्ति कौन सी आ जाएगी? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के तहत क्या करें? कोई भी विधेयक कानून कब बनेगा? कोई भी विधेयक जो है कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति क्या कर देगा? उस विधेयक के ऊपर सिग्नेचर जब राष्ट्रपति कर देता है तब वह विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। अदर चाहे लोकसभा में पारित हो या राज्यसभा में पारित हो वह विधेयक जो है कानून नहीं बनेगा जब तक सिग्नेचर किसके नहीं होंगे? राष्ट्रपति के नहीं होंगे। तो कानून निर्माण में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका जो है अपनी निभाता है। कई बार क्या होता है कि कोई विधेयक पारित होकर के राष्ट्रपति के पास चला जाता है। राष्ट्रपति को अगर उससे संशोधन जो पसंद नहीं आते हैं या कुछ एक जो टैक्स है या कुछ भी लगाया वो पसंद नहीं आया तो राष्ट्रपति क्या करता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। लेकिन अगर फिर भी लोकसभा उसको पारित करके भेज देती है तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही होगा। फिर इसके बाद है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। तो सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति में क्या आ जाएगा? लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। वो भी कौन से? आंग्ल भारतीय, अंग्रेज
जो भारत में ही रह गए, वापस नहीं गए, उनको अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर देता है और राज्यसभा में खेल, साहित्य, कला से जुड़े हुए कितने सदस्यों की नियुक्ति करेगा, 12 सदस्यों की नियुक्ति करेगा। तो लोकसभा में सदस्यों के मनोनीत में आ जाएगा, 2 सदस्य करेगा लोकसभा में और 12 सदस्य करेगा ये राज्यसभा में नियुक्त। इसके बाद में जाता है विधेयक पर विशेषाधिकार का प्रयोग। कई बार कोई विधेयक जो है पारित हो जाता है लेकिन उसमें वह विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है, यानी अपनी वीटो पावर का जो है वो इस्तेमाल कर सकता है कि होल्ड में डाल सकता है, उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करेगा। इसके बाद आ जाती है वित्तीय शक्ति। तो प्रत्येक वर्ष जो वित्त बजट जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा, उसे प्रस्तुत करवाने का कार्य लोकसभा में कौन करेगा, राष्ट्रपति के निर्देशन में जो वित्त विधेयक तैयार होगा। न्यायिक संबंधी शक्ति में आ जाएगा आपके कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो सामान्यकालीन शक्तियां जिसमें हमने पढ़ी, कार्यपालिका संबंधित शक्तियां, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां पढ़ी। इसके बाद हमने देखा महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियों के बाद में राष्ट्रपति के द्वारा किया गया शासन संचालन संबंधी शक्तियों का प्रयोग, शासन संचालन शक्ति का प्रयोग। इसके बाद विदेशी क्षेत्र में सेना या सैनिक क्षेत्र में शक्ति, फिर विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। अब आ जाती हैं संकटकालीन शक्तियां। दूसरी संकटकालीन या आपातकालीन शक्ति। कितनी प्राप्त है आपातकालीन और संकटकालीन शक्तियां? 3 प्राप्त है। इसमें नंबर ए आ जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत, दूसरा बी आ जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत और सी आ जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को क्या शक्तियां प्राप्त है? युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक स्थिति से संबंधित जो संकट काल आ जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि देश की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, देश में जो है आंतरिक व्यवस्था जो है हमारी या दूसरे देश से हमें जो है युद्ध की आशंका हो रही है, युद्ध होने की आशंका है कि जैसे अपने चीन से डर रही हैं या पाकिस्तान से जो है आतंकवादी ज़्यादा आ रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं या आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन उग्र हो रही हैं या हिंसात्मक कोई भी कार्य हो रहा है, तो इसके लिए राष्ट्रपति क्या कर देता है? अनुच्छेद 52 के तहत आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 56 के तहत क्या करेगा? जब क्या हो जाता है, राज्यों का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है कि राज्यों का जो मुख्यमंत्री है वो क्या होगा, मुख्यमंत्री ये कह दे कि मैं अपने राज्य की व्यवस्था नहीं संभाल सकता, तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अनुच्छेद 360 के तहत क्या जाएगा? जब देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि देश के पास में अभी पैसा नहीं है, खत्म होने वाला है, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 352 का। अनुच्छेद 352 के तहत क्या होगा? 52 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण, या आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के संबंध में जो है राष्ट्रपति जो आपातकाल लागू करेगा वह कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा? अनुच्छेद 352 के तहत। लेकिन सीधा राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत ऐसा कर नहीं सकता, उसे क्या प्राप्त होना चाहिए? लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा से जो सदस्यों के द्वारा लिखित में ऐसा दिया गया हो कि अब जो है बाहरी आक्रमण की आशंका हो रही है, प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद में जो है ये निर्णय लिया गया हो और इससे संबंधित जो एप्लीकेशन राष्ट्रपति के पास में भेजी गई हो और वास्तव में ऐसा लगे कि देश की आंतरिक हालात ठीक नहीं है और वास्तव में युद्ध होने की संभावनाएं हैं, तभी जो है राष्ट्रपति ऐसे आपातकाल को लागू कर सकता है। फिर बी पे आ जाएगा अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्य के जो राज्यपाल जो होगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को उस राज्य की स्थिति के बारे में अवगत करवाया जाएगा कि हमारा राज्य की स्थिति जो वो ठीक नहीं है,
मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है एप्लीकेशन प्रस्तुत की जाएगी और राज्य की जो विधानमंडल और विधान परिषद है उनके द्वारा एक विधेयक पास करके और राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा और फिर वास्तु स्थिति जैसी होगी उसके हिसाब से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। फिर आ जाते हैं सी पे, अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट। वित्तीय संकट के देश में जो है ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं कि पैसा बिल्कुल भी नहीं है, मुद्रा जो है चलन में नहीं है, या क्या हो गया है मुद्रा का विमुद्रीकरण कर दिया गया, बैंकों के पास में पैसे नहीं है या हम इतने नोट जो है निर्गमन नहीं कर सकते, हमारे पास रखने के लिए कुछ भी नहीं है। उस समय क्या होगा कि ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति वित्तीय संकट से संबंधित घोषणा जो है वो कर सकता है और वित्तीय आपातकाल देश में लागू हो सकता है। ये था आपके दूसरा पद जो था, दूसरा जो सरकार का अंग था कार्यपालिका, उसमें हमने एक ही पॉइंट के बारे में अध्ययन किया राष्ट्रपति के। आगे का नेक्स्ट करेंगे, अब देख लेंगे होमवर्क आज का। गृह कार्य, गृह कार्य प्रश्न नंबर आ जाएगा 1। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या हैं? प्रश्न नंबर 2 आ जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? प्रश्न नंबर आ जाएगा 3 आपका, राष्ट्रपति की 2 सामान्यकालीन शक्तियां बताइए। 2 सामान्यकालीन शक्तियां बताइए। प्रश्न नंबर आ जाएगा 4, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किस आपातकाल की घोषणा कर सकता है? या ऐसे लिख लें कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को क्या शक्ति प्राप्त है? तो ये तो थे आज का आपका गृह कार्य। 4 प्रश्न आपके कि राज्यसभा के सदस्यों की जो प्रमुख योग्यताएं, फिर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, राष्ट्रपति की 2 सामान्यकालीन शक्तियां और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को क्या शक्ति प्राप्त है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।